आज हमारा टॉपिक है प्लेटो के चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री। एरिस्टोटल की बुक पोइटिक्स में प्लेटो ने पोइट्री के अगेंस्ट कुछ आरोप लगाए हैं। इस लेक्चर में हम उन्हीं चार्जेस के बारे में जानेंगे और किस तरीके से एरिस्टोटल ने इन सभी चार्जेस का रिप्लाई किया है या उनका खुद का एक्सप्लेनेशन क्या रहा है इन चार्जेस के बारे में। उन सभी चीजों को जानेंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं अरिस्टोटल के बारे में। अरिस्टोटल एन एंशिएंट ग्रीक क्रिटिक, एक बहुत एंशिएंट ग्रीक यानी यूनान के एक आलोचक है। बिलोंग्स टू 4th सेंचुरी, जो कि 4वीं शताब्दी को बिलोंग करते संबंधित है। और ये बात है क्राइस्ट से पहले की बात है, बिफोर क्राइस्ट, और 384 का टाइम है। हिज पॉपुलैरिटी रेस्ट ऑन हिज थीटाइज पॉलिटिक्स, उनकी जो लोकप्रियता है अरिस्टोटल की, वो उनकी किताब थीटाइज माने होता है बुक, उसी पॉलिटिक्स के ऊपर आधारित है। द पोइटिक्स इज ए फ्रेगमेंटरी वर्क ऑफ अरिस्टोटल। फ्रेगमेंटरी का मतलब है टुकड़ा, एक उनके कार्य का एक टुकड़ा है पोइटिक्स जो बुक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बुक, इसी किताब के आधार पर वी कॉल हिम द फादर ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हम उनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पिता मानते, फादर मानते हैं या कहते हैं। द बिगनर ऑफ लिटरेरी एप्रिसिएशन, और साहित्य की जो एप्रिसिएशन होता है उसका बिगनर भी कहा जाता है। और द लिटरेरी एक्सरसाइज या लिटरेरी एक्सरसाइज का ऑन पीसेस ऑफ आर्ट, पोइट्री या पोइट्री या कोई भी आर्ट का टुकड़ा हो सकता है। यानी अगर हम बात करते हैं, कोई भी अगर पोइम लिखता है, कोई भी कहानी लिखता है, कोई भी नोवेल लिखता है, कुछ भी अगर कोई भी राइटिंग आर्ट का कोई भी टुकड़ा है या पोइट्री का कोई भी टुकड़ा है, तो उसको हम एप्रिसिएट करते हैं। एप्रिसिएट करते हैं, अगर उसमें कुछ अच्छाई भी होती है बुराई भी, तो हम दोनों ही चीजों को लेकर के चलते हैं। तो क्रिटिसिज्म या उसको किस तरीके से हम उसको एप्रिसिएट करें, इसकी स्टार्टिंग ही अरिस्टोटल के द्वारा भी है। इसलिए इनको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म का फादर मानते हैं। अब थोड़ा सा जानते हैं पोइटिक्स के बारे में। द पोइटिक्स इज ए फ्रेगमेंटरी और एन और इनकम्प्लीट वर्क। ये क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म का एक अपूर्ण कार्य है, फ्रेगमेंटरी टुकड़ा है। ये दिस इज एन इनकम्प्लीट वर्क। इट डील्स विद ट्रेजेडी, इसके अंदर ट्रेजेडी के बारे में बताया गया, कॉमेडी के बारे में बताया गया, एंड द एपिक, एपिक के बारे में बताया गया, यानी दुखांतवी, सुखांतवी और महाकाव्य की है। वी ओनली फाइंड 26 चैप्टर्स, इसमें 26 चैप्टर्स हैं। And it seems to be a summary of his lectures delivered to his students. ये जो 26 चैप्टर्स हैं, ये एक प्रकार के उसके लेक्चर्स, उसने जो अपने ही स्टूडेंटों को लेक्चर्स जो दिए थे, उसकी समरी ही इन चैप्टर्स में पाई जाती है। रिटन ईदर बाय देम और बाय हिमसेल्फ, या तो कुछ समरी अपने लेक्चर की अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई, या फिर ये लेक्चर्स वो लेक्चर्स थे जिनको कि उसके ही स्टूडेंटों के द्वारा लिखा गया है। There are some gaps in the poetics because he himself did not write it. इसीलिए कुछ ना कुछ हमें गैप मिलता है पोइटिक्स में, यानी कभी कहीं कभी कुछ बीच में हमें गैप्स मिलता है। गैप क्यों मिलता है? क्योंकि पूरी तरीके से अरिस्टोटल के द्वारा नहीं लिखी गई, कुछ कुछ जो समरी है उसके लेक्चर्स की, उसके स्टूडेंटों के द्वारा लिखी गई, कुछ उसके द्वारा लिखी। इस तरीके से हमें कुछ गैप्स मिलते हैं। तो कभी क्वेश्चन आता है कि आखिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द गैप्स ऑफ राइटिंग पोइटिक्स। तो वही रीजन है, क्योंकि इसके द्वारा खुद नहीं लिखा गया, बल्कि उसके विद्यार्थी के द्वारा अक्सर ही समराइज किए गए हैं, जो कि पोइटिक्स में डाला गया है। तो बिकॉज ही हिमसेल्फ डिड नॉट राइट इट, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं लिखा। ही ओनली डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स, उन्होंने तो केवल अपने लेक्चर्स दिए थे। एंड हिज लेक्चर्स वर रिटन बाय हिज स्टूडेंट, और ये जो लेक्चर्स हैं उसके ही विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इसमें गैप पाए जाते हैं। सो इट इट इज द मेन कॉज, इट इज द मेन कॉज, यही मुख्य कारण है। इन गैप्स का आर नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश, क्योंकि जो गैप्स हैं जी वास्तव में आज हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि गैप्स तो गैप्स ही बन के रहते हैं। आज हमने बहुत फाइंड आउट भी किया, लेकिन वी आर अनेबल टू फाइंड all the we are unable to fill all these gaps. In the poetics he told the effect of music, इन्होंने poetics वाले म्यूजिक के इफेक्ट के बारे में बताया है। एंड म्यूजिक इज कैथार्टिक प्लेजर, उन्होंने कहा कि म्यूजिक में एक प्रकार का कैथार्टिक प्लेजर, खुशी होती है। एंड ही वाज मोर डिस्कस्ड ट्रेजेडी,
और उन्होंने ज्यादातर जो उन्होंने ट्रेजेडी को काफी अच्छे रूप में डिस्कस किया, काफी लेंथी उन्होंने डिस्कस किया। वेन ही डिस्कस द बेसिक ऑफ ट्रेजेडी, और जब उन्होंने ट्रेजेडी के बेसिक्स को डिस्कस किया तो ही आल्सो डिस्कस द बेसिक्स ऑफ आर्ट इन जनरल, तो उन्होंने आर्ट की जो बेसिक जो चीजें होती है उनको भी उन्होंने डिस्कस इसमें किया है। ओके, दिस इज एन है। ओके, ही मोर, ओके, यस। प्लेटो चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री, अब हम देखें कि प्लेटो ने पोइट्री के अगेंस्ट कौन कौन से चार्ज लगाए। पोइट्री इज द मदर ऑफ लैंग्वेज, तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अनुसार की जो पोइट्री है वो मदर है किसकी, लाइक झूठ की, इसमें कुछ भी सच नहीं होता। पोइट्री मेक्स अस वीक, और पोइट्री में क्या करती है, हमें कमजोर फील बनाती है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि प्लेटो जो है वो गुरु रहे किसके, एरिस्टोटल। ओके, तो उनके गुरु के द्वारा ही आरोप लगाए हैं कि पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइफ, पोइट्री मेक्स अस वीक, और पोइट्री हमें क्या कर देती है, हमें कमजोर बना देती है। प्लेटो एंड एरिस्टोटल देखिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लेटो डज नॉट वांट पोइट्री, प्लेटो पोइट्री नहीं चाहते, बिकॉज पोइट्री मेक्स अस इमोशनली वीक, क्योंकि उनका मानना है कि पोइट्री हमें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। एंड आर टीयर्स कम आउट फ्रॉम आर आईज, और हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, ये मानना है किसका, प्लेटो का। सो वी बिकम वीक, इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं। एरिस्टोटल फर्स्ट टेक्स द सेम आइडिया ऑफ हिज अपोनेंट, एरिस्टोटल ने अपनी जो अपोनेंट है, जो विरोधी है, यानी जो प्लेटो, उनके जो गुरु हैं, उनके आइडियाज को पहले वो समझते हैं। एंड आफ्टर इट ही एक्सप्लेन इट, फिर उन्होंने उन्हीं के आइडियाज को एक्सप्लेन भी किया है। इट इज अ वेरी गुड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एरिस्टोटल अगेंस्ट द सेकंड चार्ट इज अबाउट पोएट्री बाय प्लेटो, तो प्लेटो के द्वारा जो दूसरा चार्ट लगाया गया है और इसका जो रिप्लाई किया उन्होंने, बहुत ही एक साइकोलॉजिकल रूप में इसकी व्याख्या की है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस चार्ट को खारिज किया है। अब देखते हैं एरिस्टोटल का मेन रिप्लाई क्या है। पोइट्री arouses our emotions, but by arousing our emotions, it makes us strong, not weak. उन्होंने कहा कि पोइट्री हमारी इमोशंस को क्या करती है, जागृत करती है, arouses करती है। एंड बट by arousing our emotions, it makes us strong, not weak. उसे कहते हैं जब हमारे इमोशंस गुस्से होते हैं, उमड़ने लगते हैं, तो हम कमजोर नहीं पड़ते, बल्कि क्या होता है, हम स्ट्रांग हो जाते हैं। उन्होंने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी जो है एक एक्शन को इमिटेट करती है, नकल करती है। दैट इज रियल, और कैसा एक्शन, ये सीरियस हो सकता है, कंप्लीट पूर्ण होता है, एंड ऑफ ए सर्टेन वैल्यू, उसमें कोई ना कोई वैल्यू, एक चमत्कार होता है। लैंग्वेज एम्ब्लेस्ड विद ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है वो इस तरीके एम्ब्रेस्ड, उसको यूज किया जाता है कि उसमें एक कलात्मक आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, एक कलात्मक सौंदर्यता उसके अंदर व्यक्त की जाती है। सेवरल पार्ट्स बीइंग फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, और उसके जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो अलग अलग जगहों पर से रिलेटेड हो सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, और एक्शन के रूप में, नॉट ऑफ नरेशन, ये इसमें जो एक्शन लिया जाता है, एक केवल नरेशन नहीं होता, केवल एक लेखनी नहीं होती, एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक्शन होता है उसके ऊपर। अराउजिंग द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, यही जो एक्शंस होते हैं वो हमारे मन में पिटी एंड फियर, दया और डर के इमोशंस को, भाव को उत्पन्न करते हैं। एंड अफेक्टिंग एक प्रॉपर कैथार्सिस ऑफ देम, और जब पिटी एंड फियर दोनों ही मिलते हैं तो एक प्रकार का कैथार्सिस, एक प्रकार का प्लेजर हमारे अंदर उमड़ने लगता है। तो ट्रेजेडी गिव्स अस ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लेजर, वो कहते हैं कि ट्रेजेडी एक प्रकार का हमें प्लेजर देती है, खुशी देती है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस प्लेजर कम्स आउट फ्रॉम द कैथार्सिस इमोशंस ऑफ पिटी एंड, और ये एक प्रकार की खुशी होती है जो हमारे कैथार्सिस, और कैथार्सिस के इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, जो इमोशंस है किसके, पिटी एंड फियर का। तो ये पिटी एंड फियर का जो इमोशंस है वहीं से ये सब चीजें निकल कर आती है। तो जिससे कि देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं
सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हमारे कौन से होते हैं? हमारे सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, मधुर सॉन्ग्स वही होते हैं जिसमें दर्द होता है। बीबी सैली ने कहा भी है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। या हम इसको रूप में भी समझ सकते हैं कि संगीत की दुनिया में जब हम बात करते हैं, म्यूजिक की दुनिया में बात करते हैं, हम मोहम्मद रफी का नाम सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी आवाज में एक दर्द है, और वो दर्द हर इंसान की आवाज में नहीं हो सकता, और वो दर्द ही होता है जो हमारे दिल को टच करता है। और जब हमारे दिल को टच करता है तो हम डायरेक्ट कहते हैं ना, एक सुप्रीम पावर हमारे अंदर, तो हम सुप्रीम गॉड से रूबरू होते हैं। तो वो वही एक अपने आप में प्लेजर होता है, ये कहता है, जिसमें पिटी एंड फियर दोनों ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने अपने उस चार्टेस का रिप्लाई भी किया है। अब एरिस्टोटल का खुद का एक्सप्लेनेशन भी क्या रहा? एरिस्टोटल्स ओन एक्सप्लेनेशन हैज नॉट कम टू अस सिंपली, केवल साधारण रूप से नहीं आता हमारे पास, बिकॉज दे आर द डिफरेंट एक्सप्लेनेशन बाय द डिफरेंट क्रिटिक्स। क्योंकि ऐसा नहीं कि एरिस्टोटल ने जो अपने विचारों को दिया, अपनी रिप्लाईज को दिया, उसके अलावा अलग अलग क्रिटिक्स ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग व्यूज व्यक्त किए हैं। By using that term catharsis of music is used for music, उन्होंने कहा कि जो कैथारसिस, जो म्यूजिक, एक कैथारसिस होता है, किसको टर्म का इस्तेमाल किया, किसके साथ? म्यूजिक के साथ। वो कहता है कि जो म्यूजिक है, म्यूजिक के साथ उन्होंने यूज किया है, एंड इन रिलेशन टू दैट ट्रेजेडी, और उसने ट्रेजेडी के साथ भी इस टर्म को रिलेट किया, यानी म्यूजिक कैथारसिस से रिलेटेड और ट्रेजेडी वर्ड को उन्होंने कैथारसिस से रिलेट किया है। एरिस्टोटल पॉइंट्स आउट सम बेसिक ट्रूथ एंड प्लेजर बिहाइंड ऑल फाइन आर्ट्स। वो एरिस्टोटल का मानना था कि कला कोई भी हो, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई और कहीं ना कहीं खुशी जरूर होती है, उसका आधार भी ये होता है। वाई दिस वर्ड कैथारसिस मीन्स समथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी कैन। वो कहते हैं कि कैथारसिस एक ऐसा है, कुछ ना कुछ इसमें है जो एक साधारणता, जो साधारण चीज नहीं है, बल्कि साधारणता से कहीं ना कहीं परे। वो कैथारसिस होता है जो हमें एक डिफरेंट काइंड का प्लेजर हमें देता है। इट्स मीनिंग इज क्लियर इन एरिस्टोटल माइंड। हालांकि एरिस्टोटल के माइंड में इसका मीनिंग पूरी तरीके से स्पष्ट है। ही हैज ए वेरी क्लियर मीनिंग बिहाइंड दिस टर्म कैथारसिस। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट मीनिंग बताया कैथारसिस टर्म के पीछे। ही वांटेड टू इंटरप्रेट इट इन डिटेल इन द पोएटिक्स। वो पोएटिक्स में इसको पूरी तरह से डिटेल में करना चाहते थे, एंड परहैप्स ही डिड इट। और उन्होंने शायद इस कैथारसिस शब्द को प्रॉपर्ली डिटेल में उन्होंने डिस्कस भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट रीच्ड अस। लेकिन ये हम तक नहीं पहुंचा। क्यों हम तक नहीं पहुंचा? क्योंकि पोएटिक्स के जितने भी चैप्टर्स थे वो खुद उनके द्वारा नहीं लिखे गए, बल्कि उनके स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए। तो इस तरीके से वहां कुछ ना कुछ गैप्स रखे, इसलिए मैं खुद एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं। और इस यही मौका मिला जो क्रिटिक्स है उनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करने का इस शब्द को। इन द एब्सेंस ऑफ द आंसर दिस पार्ट, इस शब्द के उत्तर की एब्सेंस, क्योंकि प्रॉपरली आंसर हमारे पास भी नहीं आया, एंड क्रिटिक बिकम्स फ्री टू इंटरप्रेट दिस वर्ड। और आलोचक स्वतंत्र हो गए अपने तरीके से इस शब्द को इंटरप्रेट करने में। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ कैथारसिस बाय एरिस्टोटल, कि एरिस्टोटल का कैथारसिस शब्द से मतलब क्या, इस चीज को समझ उन्होंने हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इसको इंटरप्रेटेट किया है। तो इस तरीके से पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर इन्होंने दिया कि किस तरीके से ये अलग तरीके से हमारे इमोशंस को अराउज करती है, जो कहीं ना कहीं रियलिटी के ऊपर आधारित होता है, सच्चाई के ऊपर आधारित होता है। तो इस लेक्चर में हमने जाना, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ कि उसके चार्जेस क्या थे और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है, और क्यों वो गैप्स पाए जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आकर नेक्स्ट लेक्चर में इन्होंने जो सेकंड जो चार्ट है उसका आंसर दिया है उसको जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।